पुराने जमाने में जब दो लोगों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता था तो वहां पर मेजरमेंट का कोई डिफिनिट तरीका नहीं होता था। जैसे कि मान लो आपके किसी पड़ोसी को चावल की जरूरत है और वो आपके पास आकर चावल की डिमांड रखता है और बोलता है मुझे 20 मुट्ठी चावल दे दो, क्योंकि वहां पर मेजरमेंट का तो कोई तरीका है नहीं, किलोग्राम वगैरह वगैरह तो है नहीं कुछ। तो आपसे वो 20 मुट्ठी चावल लेकर गया। जब उसे चावल लौटाने की बारी आती है तो वो करता क्या है कि अपने घर के सबसे छोटे सदस्य से 20 मुट्ठी चावल आप लोगों को लौटा दे। तो बच्चों वहां पर मतभेद होने की चांसेस बनेगी कि नहीं बनेगी? आप लोगों ने तो 20 मुट्ठी चावल उसे दिया था अपने हाथ या फिर अपने घर के किसी बड़े सदस्य के हाथ से उसे दिया गया था, लेकिन जब लौटाने की बारी आई तो वो अपने घर के सबसे छोटे सदस्य से चावल लौटा रहा है। तो वहां पर मेजरमेंट एक्यूरेट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। बच्चों इस तरह की परेशानी आज भी देखी जाती है जब किसी घर में गांव देहात में लालटेन या फिर लैंप की बत्ती की जरूरत होती है और वो किसी किराने की दुकान में जाकर उस बत्ती की खरीदारी करता है तो अक्सर देखा जाता है कि दुकानदार बत्ती को इस तरह से, जिसे हम लोग बित्ता बोलते हैं ना, बित्ता से नाप नाप के देता है। और वो भी दुकानदार करता क्या है कि अपने दुकान के जो सबसे छोटा स्टाफ होता है उसे बोलता है कि बच्चा इसे 2 बित्ता दे दो बत्ती, 3 बित्ता बत्ती दे दो। तो ये सारा मेजरमेंट का तरीका जो होता है वो अनएक्यूरेट होता है। तो उन चीजों से बचने के लिए, उस तरह की परेशानियों से बचने के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए देयर इज ए 7th बेसिक एसआई यूनिट विच इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स। और आज के डेट में बच्चों हम लोग जानेंगे मोल कॉन्सेप्ट, जहां पर इसी नंबर ऑफ मोल्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। तो हम लोग शुरुआत करते हैं मोल कॉन्सेप्ट से, जिसमें कि हम लोगों को पढ़ना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है? दिस इज 7th बेसिक एसआई यूनिट टू मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहां पर एक टर्म आया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कोई भी सब्सटेंस के मात्रा की हम लोग बात कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कोई भी सब्सटेंस है, चावल, दही, गुड़, पानी, कुछ भी है, तो उस सब्सटेंस के मात्रा की बात कर रहे हैं। तो उस मात्रा को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो यूनिट है दरअसल नंबर ऑफ मोल्स, और बाकी कुछ भी नहीं है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोगों ने जान रखा है देयर आर 7 बेसिक एसआई यूनिट, और उसी बेसिक एसआई यूनिट से डिराइव्ड यूनिट भी बनता है। उन्हीं 7 में से जो 7वां आप लोगों ने देखा होगा वही नंबर ऑफ मोल्स है। जैसे कि लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी है, उस लेंथ को मेजर करने के लिए बहुत सारा यूनिट होता है। उन सारे यूनिट में जो एसआई यूनिट होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मीटर। जैसे मास है, मास को मेजर करने के लिए भी बहुत सारा यूनिट होता है, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन उन सबों में से एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। उसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का मात्रा जो होता है ना, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इस फिजिकल क्वांटिटी को भी मेजर करने के लिए एक से अधिक कई सारा यूनिट इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि चैप्टर के दौरान हम लोग आगे पढ़ेंगे। और उन सारे यूनिट्स में से नंबर ऑफ मोल जो होता है दैट वन इज एसआई यूनिट। ओके स्टूडेंट, अब जो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के अलावे यहां पर इस चैप्टर में 3 तरह से देखेंगे, और वो 3 तरह से आप लोग समझने की कोशिश करो। जैसे कि चावल है, चावल हम लोग लेते हैं, यहां पर जैसे पड़ोसी को चावल देने की बारी आती है, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स के बारे में अपने को नहीं पता है तो हम लोग चावल कैसे कैसे दे सकते हैं? सबसे पहला तरीका होता है कि हम लोग चावल का मास ले लेते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस। तो चावल हम लोग मास के अनुसार भी दे सकते हैं कि भैया 2 किलो चावल ले लो, 3 किलो चावल ले लो, और जब लौटाने की बारी आएगी तो उतना ही चावल लौटा देना। तो यहां पर मेजरमेंट में परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस को भी हम लोग अगर कैपिटल V से दर्शाएं तो दरअसल चैप्टर के दौरान यहां पर जो वॉल्यूम हम लोग इस्तेमाल करेंगे ना वो गैस वगैरह के लिए लेते हैं, लेकिन अभी बस आप लोगों को समझाने के लिए, छोटे मोमेंट के लिए मैं आप लोगों को समझाऊं, तो उसी चावल को वॉल्यूम के अनुसार भी तो दे सकते हैं। जैसे आज भी आप लोगों के घरों में चावल से भात बनता है, भात कोई बोलना बहुत बुरा बात नहीं है, चावल से जब भात बनता है तो भात बनाने के लिए मम्मी वगैरह क्या करती है? ग्लास या कुछ इस तरह का पैला वगैरह कहते हैं गांव में, उस पैला या ग्लास से ही तो चावल को मेजर करके 2 चावल, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास इस तरह से डाला जाता है। वहां पर जो हम लोग चावल के मात्रा को मेजर किए हैं वो किस आधार पर? वॉल्यूम के आधार पर। यदि वो ग्लास जो है
200 मिलीलीटर वॉल्यूम मेजर करता है। तो एक 2 ग्लास अगर हम लोग चावल डालेंगे तो मतलब क्या हुआ, 400 मिलीलीटर अबाउट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने चावल ऐड किया। वैसे यहाँ पर बता दूं कि चैप्टर के दौरान जो हम लोग वॉल्यूम लेंगे वो मुख्य तरह गैस वगैरह ले लेंगे। बस अभी आप लोगों को समझाने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस को हम लोग मेजर कैसे कैसे कर सकते हैं अमाउंट को, या तो मास के अनुसार या तो वॉल्यूम के अनुसार। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है, वो हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अनुसार, जिसे हम लोग कैपिटल एन से यहां पूरे चैप्टर के दौरान इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसी चावल को अगर हम लोग लें और अगर आप लोग बेरोजगार हो, मतलब कोई काम धाम नहीं है, तो आप लोग कर क्या सकते हो कि भैया जब चावल आप लोग दे रहे हो किसी को तो गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, भैया तुमको 3,36,000 चावल दिए हैं, जब आप लोग लौटाओगे तो गिनकर 3,36,000 चावल लौटा देना। तो वो भी एक तरीका हो सकता है। इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल के अनुसार भी हम लोग मेजर कर सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, होता क्या जानते हो, चावल से भी छोटे छोटे पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन, एटम्स, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल वगैरह, उसको हम लोग काउंट करते हैं इस चैप्टर में। तो यहां पर कोई हंसने या मुस्कुराने वाली बात नहीं है कि चावल हम लोग गिनती कर रहे हैं। गिनती का तरीका अलग हो सकता है, वो कैसे कैसे कि बिना गिने भी हम लोग गिन लें, उन्हीं चीजों को, यानी कि उस तरह के जादू को हम लोग देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट में। तो अभी आप लोगों ने जाना कि कोई भी सब्सटेंस को हम लोग या तो मास के अनुसार मेजर कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस की मात्रा को हम लोग वॉल्यूम के अनुसार मेजर कर सकते हैं, और किसी भी सब्सटेंस की मात्रा को हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल के अनुसार मेजर कर सकते हैं। तो यहां पर बच्चों चैप्टर के दौरान हम लोगों को मास को इंटर रिलेट करना है किससे, नंबर ऑफ मोल से, वॉल्यूम को इंटर रिलेट करना है किससे, नंबर ऑफ मोल से, और नंबर ऑफ पार्टिकल को भी इंटर रिलेट करना है नंबर ऑफ मोल से। और साथ ही साथ इन सारे टर्म्स को भी एक दूसरे से इंटर रिलेट करना है कि नहीं, कि अगर कोई चावल आप लोगों को कुछ अमाउंट ऑफ चावल आपको दिया और वो 2 किलोग्राम है, तो उस 2 किलोग्राम चावल का वॉल्यूम नहीं निकल सकता है क्या, तो यहां पर मास और वॉल्यूम को भी इंटर रिलेट करा जा सकता है। और वॉल्यूम जब निकल गया तो उसमें कितना पीस चावल है वो भी तो हम लोग गिनती कर सकते हैं। तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी इंटर रिलेट कर सकते हैं। यानी कि यहां पर आप लोग गौर से देखो तो पूरे चैप्टर के दौरान हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को 4 अलग अलग टर्म्स के अनुसार काउंट करेंगे। वो क्या क्या, नंबर ऑफ मोल जो कि प्राइमरी टर्म है, दूसरा मास, तीसरा वॉल्यूम, और चौथा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अनुसार हम लोग देखेंगे। यहां पर इस तरह के शब्दों चावल, दाल वगैरह का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि मोल कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में आसानी से चला जाए, वो दिनचर्या का चीज जैसा आप लोगों को लगे, और इवन मोल कॉन्सेप्ट के हायर लेवल के क्वेश्चंस को भी हम लोग इजीली सॉल्व कर सकें इवन हाथों में। तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में एक बात और आप लोगों को बता दूं कि ये प्राइमरी और यूनिवर्सल चैप्टर है। यूनिवर्सल कहने का मतलब कि हर चैप्टर केमिस्ट्री में इसका जरूरत होगा, इवन फिजिक्स के भी कई सारे चैप्टर्स में इसकी जरूरत होती है। प्राइमरी कहने का मतलब कि सबसे पहले केमिस्ट्री में हम लोगों को मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी रहना चाहिए, तब बाकी के चैप्टर वगैरह आसान लगने लगेंगे। लेकिन हम लोग जो यहां पर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ये आप लोगों के एबीसी, कॉम्प्रिहेंसिव, दिनेश या प्रदीप टाइप के बुक के लेवल का नहीं पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट को मैक्सिमम लेवल तक इनहैंस करेंगे कि हम लोग आईआईटी एडवांस में भी अगर मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ जाए तो इतना आसानी से हम लोग सॉल्व कर लें, और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में दिमाग में ये बैठ जाए कि अगर किसी भी एग्जाम में मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन दरअसल हम लोगों को बोनस के रूप में दे दिया गया है, यानी कि वो क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग डेफिनेटली निकाल ही लेंगे। बच्चों बस आप लोगों को सपोर्ट करना है मुझको, और वो सपोर्ट आप लोग किस तरह से करोगे कि सारे वीडियोस को लाइन बाय लाइन आप लोग करते जाओगे, ऑर्डर में करते चले जाओगे, और जितने भी होमवर्क या लोड आप लोगों को मिलेगा उस लोड को पॉजिटिवली लोगे, और सारे होमवर्क, सारे क्वेश्चंस को आप लोग करते चले जाओगे। आज पहला क्लास है तो बहुत आसानी से हम लोग देखते हैं। इतना बात तो आप लोगों ने समझ लिया कि कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग नंबर ऑफ मोल से तो मेजर करते ही हैं, दैट इज एसआई यूनिट। उसके अलावा हम लोग मास के अनुसार भी मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम के अनुसार भी, और नंबर ऑफ पार्टिकल के अनुसार। अब हम लोग देखते हैं इसके इंटर रिलेशनशिप। बच्चों सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल के अनुसार देखते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच इंटर रिलेशनशिप। तो नंबर ऑफ पार्टिकल के अनुसार नंबर ऑफ मोल का क्या डेफिनेशन दिया गया था कि 1 मोल ऑफ एनी ऑफ दिस सब्सटेंस कंसिस्ट सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। ये वाला डेफिनेशन तो हम लोगों ने क्लास 8-9 में भी देखा था, बस उसी चीज को मैं यहां पर अलग तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं।
हूं। अगर आप लोगों से एक दर्जन का डेफिनेशन पूछा जाए, एक दर्जन होता क्या है, तो एक दर्जन के डेफिनेशन को मैं अगर इस तरह से एक्सप्लेन करूं कि 1 डजन ऑफ एनी ऑफ द सब्सटेंस कंसिस्ट सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स प्रेजेंट इन बोथ द हैंड ऑफ ऋतिक रोशन। तो ये अलग सा बात लग रहा होगा, लेकिन बस वो एक दर्जन को 12 बोलने के बजाय हम यहां पर इस तरह से बोल दिए कि एक दर्जन कोई भी सब्सटेंस का उतने ही पार्टिकल कंसिस्ट करेगा जितना कि टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स है दोनों हाथ में ऋतिक रोशन के। तो दोनों हाथ ऑफ ऋतिक रोशन में क्या होता है, इधर भी 6 और इधर भी 6, तो 6 और 6 कितना हुआ 12। तो 12 बोलने के बजाय हम लोग क्या बोल दिए कि ऋतिक रोशन के दोनों हाथ में जितनी उंगलियां होती हैं उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, एक दर्जन। बस वही कुछ यहां पर भी बोले हैं कि 1 मोल ऑफ एनी ऑफ द सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखता है एज दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स present in 12 ग्राम of C12 आइसोटोप। दरअसल कार्बन एक से अधिक कई तरह के आइसोटोप में रहता है, C12 भी होता है, C13 भी होता है, C14 भी होता है। तो ये जो C12 आइसोटोप है, तो C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में, यानी कि 12 ग्राम हम लोग C12 आइसोटोप ले लिए, तो ऑब्वियस सी बात है 12 ग्राम इतना सा लगभग होगा। तो इस 12 ग्राम कार्बन में बहुत सारा कार्बन का एटम होगा ना, तो 12 ग्राम कार्बन एटम में C12 आइसोटोप में जितना कार्बन का एटम होता होगा वही दरअसल 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। और बच्चों आप लोग जानो कि 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में एक्चुअली होता कितना है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या हो गया बच्चों कि 1 मोल दरअसल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि अब आप लोगों के दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में फिक्स करो अभी के अभी। जैसे कि दिमाग में जाता है एक जोड़ा बोलने से क्या, 1 पेयर मत मीन्स व्हाट, 2। या अगर आप लोगों से पूछा जाए 1 डजन मीन्स व्हाट, तो आप लोग जवाब दोगे 12। तो उसी तरह 1 मोल बोलने से आप लोगों के दिमाग में फिट होना चाहिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जैसे कि बोला जाए एक जोड़ा कलम है, तो मतलब क्या, 2 पीस कलम है। अगर आप लोगों से बोला जाए कि 1 दर्जन कलम है, मतलब 12 पीसेस ऑफ पेन। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 1 मोल पेन है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 नंबर ऑफ पेन्स आर प्रेजेंट ऑन द टेबल वगैरह वगैरह जहां पर भी हो। और इससे ज्यादा अगर आप लोग मोल के बारे में सोचने और क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो आप लोग गलती कर रहे हो और क्वेश्चन को खुद ब खुद आप लोग टफ बनाओगे। बस इतना सा मानो, जिस तरह से दर्जन के साथ ट्रीटमेंट देते हो, जिस तरह पेयर के साथ ट्रीटमेंट देते हो, बस उसी तरह से नंबर ऑफ मोल के साथ भी ट्रीटमेंट देना है। तो बता दो फटाफट कि 1 मोल जो है O2 है, तो बताओ तो ये कितने मॉलिक्यूल के बराबर होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 है कि नहीं। अगर बोला जाए 2 मोल O2 है, तो आप लोग खुद से बोलो 1 मोल करने का मतलब इतना मॉलिक्यूल होता है, तो 2 मोल करने का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ O2। अगर आप लोगों से पूछा जाए 3 मोल O2 है, तो बताओ तो ये कितना पीस के बराबर होगा, ये होगा 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। अगर आप लोगों से पूछा जाए 0.5 मोल है O2 का, तो कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल्स ऑफ O2, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। सिमिलरली अगर हम लोग एटम्स के लिए देखें और पूछा जाए कि 1 मोल ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम, है कि नहीं। इसी तरह 2 मोल ऑफ हीलियम अगर बोला जाए तो ये कितना होगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम। 3 मोल्स बोला जाए तो क्या होगा बच्चों, 3 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम। इसी तरह 0.5 मोल ऑफ हीलियम बोला जाए तो क्या होगा, 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम। यहां पर मैं बहुत सारा एग्जांपल्स आप लोगों को बोर करने के लिए नहीं दे रहा हूं, यहां पर बहुत सारा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप लोग इसके साथ इजिली एडजस्ट कर सको। तो बच्चों इस आधार पर मोल के हिसाब से नंबर ऑफ पार्टिकल हम लोग निकाल लिए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल के आधार पर मोल कैसे निकालेंगे, तो यहां पर बच्चों नंबर ऑफ मोल्स जिसे हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स
divided by number of particles in 1 mole मीन्स व्हाट, एवोगाड्रोस कांस्टेंट। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, एवोगाड्रोस कांस्टेंट। और ये कितने के बराबर होता है, 6 नंबर ऑफ पार्टिकल्स के आधार पर जो नंबर ऑफ मोल हम लोग निकालते हैं, स्मॉल एन से अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल एन से हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोगों ने क्या जाना कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो ये एक फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ मोल निकालने का। तो यहां पर अगर आप लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना होगा बच्चों, तो आप लोग क्या करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट। और ये इस फॉर्मूला का कोई खास इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि चीजें ऐसे ही आसान हो जाती हैं अगर आप लोग इन चीजों को विजुअलाइज कर लो। आप लोगों को क्या इस फॉर्मूला की जरूरत होती है कि नंबर ऑफ डजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय 12, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ डजन इनटू 12। इस फॉर्मूला की जरूरत आप लोगों को मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होती होगी जब आप लोग केला वगैरह सेब वगैरह खरीदने मार्केट में जाते होंगे। जैसे आप लोग किसी भोज में गए और बोला गया कि आप लोग 2 दर्जन पूरी खा लो, तो क्या वहां कैलकुलेटर लेके दे जाते हो कि 2 into 12 इज इक्वल टू 24 पूरीज आ गई? ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ऐसा तब हो सकता है जब आप लोग के दिमाग में ये बात फिट है कि दर्जन बोलने से मतलब 12, 2 दर्जन बोलेगा तो 2 गुना 12, 50 दर्जन बोलेगा 50 गुना 12 होगा। तो बस वही फिट यहां भी दिमाग में करना है कि 1 मोल कहने का मतलब होता है 6.022 into 10 to the power 23 कुछ भी चीज का। तो अगर 2 दर्जन बोले तो 2 गुना उतना, 3 दर्जन बोले 3 गुना उतना, या फिर गिनती दिया हुआ है और आप लोगों को बोला जाए कि नंबर ऑफ मोल कितना है, तो गिनती बटे 1 मोल में जितना होता है, यानी कि 6.022 into 10 to the power 23। बाद में क्वेश्चंस को इजिली बना पाने के लिए हम लोग इस तरह से सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हैं कि ज्यादा समय वहां पर व्यतीत ना हो। अब हम लोग इस टॉपिक पर 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द फॉलोइंग, और वो क्या दिया हुआ है, 10 मोल्स ऑफ O2 गैस। तो यदि आप लोगों से 10 मोल O2 गैस का पार्टिकल पूछ रहा है तो कुछ भी नहीं करना है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। आप लोगों को सिर्फ सोचना है कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस रहेगा तो कितना पार्टिकल होगा, 6.022 into 10 power 23। तो 10 मोल रहेगा बच्चों तो कितना होगा, 10 into 6.022 into 10 to the power 23। बस इतना हो गया। और अगर आप लोग फॉर्मूला से जाओ तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स गुना एवोगाड्रो कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स है कितना बच्चों, 10, और एवोगाड्रो कांस्टेंट होता कितना है, 6.022 into 10 to the power 23। दोनों तरीकों से सेम रिजल्ट आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है 0.6 मोल ऑफ सॉलिड आयरन। आयरन का टुकड़ा है जो वो कितना दिया हुआ है, 0.6 मोल, और आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें कितना आयरन का एटम होगा। तो कैसे निकालोगे, 1 मोल में कितना एटम होता है बच्चों, 6.022 into 10 power 23। तो 0.6 मोल में कितना होगा, 0.6 into 6.022 into 10 to the power 3। ओके, और अगर हम लोग इस फॉर्मूला से देखें तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू हाउ मच, नंबर ऑफ मोल गुना एवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन में दिया गया है 0.6, तो यहां हम लोग यूज कर लेंगे 0.6 into 6.022 into 10 power 23। पहले ही मैंने बोल रखा है कि यहां पर बोर होने की जरूरत नहीं है, मेरे पढ़ाने का तरीका ही यही है कि मैं कोशिश क्या करता हूं कि मेरे क्लासरूम में जो कमजोर बच्चे, वीकेस्ट स्टूडेंट भी हो, तो वो भी बेसिक लेवल से चीजों को समझे, और लेकिन लास्ट में जब हम लोग जाएंगे तो मैक्सिमम लेवल तक जाएंगे। और मैंने पहले भी बोल रखा है कि आप लोगों को मेरा लेवल मैच करना है, मुझे आपका लेवल मैच नहीं करना है। और ऐसा आप लोग तभी कर सकते हो जब सारे वीडियोस को रेगुलरली देखो और सारा का सारा होमवर्क मेरे साथ साथ आप लोग करते चले जाओ। तो फिर से यहां देखते हैं कि अगर 1 मोल में कितना होता है, 6.022 into 10 power 23, तो बोल रहा है 500 मोल इलेक्ट्रॉन है। तो 500 मोल इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, 500 into 6.022 into 10 to the power 23। या फिर फॉर्मूला से अगर हम लोग जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 500 into n naught means Avogadro's constant, and that is equals to 6.022 into 10 to the power 23। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहां दिया हुआ 2 into 10 power 20 -13 मोल्स ऑफ पेंस। कलम दिया हुआ है और इतना मोल। हम लोग मोल का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों के पास 18 पीस कोई भी सामान है, 18 कॉपी है मान लेते हैं, और आप लोगों से पूछा जाए ये जो 18 कॉपी है ये कितना जोड़ा है, तो आप लोग क्या जवाब दोगे, 9। ये जो 18 कॉपी आप लोगों से पूछा जाए कितना दर्जन है, तो आप लोग क्या जवाब दोगे, 1.5। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि ये 18 कॉपी जो है ये कितना मोल है, तो जवाब क्या दोगे, 18 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 power 23 मोल। यानी कि कॉपी को हम लोग
पेयर के रूप में भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, कैसे? नंबर ऑफ कॉपी डिवाइडेड बाय 2। डजन के रूप में भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, वो कैसे? नंबर ऑफ कॉपी डिवाइडेड बाय 12। उसी तरह नंबर ऑफ मोल के रूप में भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, कैसे? तो नंबर ऑफ कॉपीज डिवाइडेड बाय 61022 into 10 power 23। बार बार इजी लेवल का एग्जांपल हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि चीजें सामान्य लगने लगे, कोई टफनेस जैसा चीज यहां पर नहीं आए। इसी तरह से 2 into 10 power minus 13 मोल्स ऑफ पेंस है, तो क्या करोगे? 2 into 10 power minus 13 इंटू एक मोल में जितना होता है 61022 into 10 power 23। तो और इस फॉर्मूला से अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ मोल की जगह हम लोग क्या रख देंगे? 2 into 10 to the power minus 13 into n naught means what? Avogadro's constant, that is equals to 61022 into 10 power 23। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस कितना मोल है? 612 into 10 power 2 मोल। तो एक मोल न्यूक्लियस जो होता है उसमें कितना न्यूक्लियस होगा? 61022 into 10 power 23। तो इतने मोल न्यूक्लियस में कितना होगा? 6.2 into 10 to the power 2, जो कि मोल है, गुना एक मोल में जितना रहता है, दैट इज 61022 into 10 power 23। और सिमिलरली फॉर्मूला से अगर हम लोग जाते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 6.2 into 10 to the power हाउ मच? 2, और इनटू एक मोल में यानी कि एवोगाड्रोस कांस्टेंट हम लोग यूज करेंगे 61022 into 10 to the power 23। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। लेकिन यहां पर मैंने क्वेश्चन में लिख दिया था कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल हर केस में अलग अलग होता है। जैसे यहाँ 10 मोल O2 गैस है, तो ये जो पार्टिकल आया ये क्या है? पार्टिकल। यहां पर आप लोग लिखोगे मॉलिक्यूल्स। ओके, और कैसे जानोगे ये मॉलिक्यूल है? क्योंकि O2 कैन नॉट बी एटम, इट ऑलवेज बी मॉलिक्यूल। उसी तरह सॉलिड आयरन जो है वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पार्टिकल क्या होगा? आयरन के टुकड़े में जो छोटा छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एटम। और ऐसे भी आप लोग जानो कि कोई भी मेटल जो होता है वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में नहीं बल्कि एटॉमिक फॉर्म में रहता है, इसलिए वहां पर एटम होगा। 500 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल हम लोगों ने निकाला, ये क्या है? इतना पीस इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर इतना पीस क्या होगा? पेन होगा। और यहां पर इतना पीस क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियस होगा। जो भी चीजें मैं लिखवाता जा रहा हूं, लिखने का समय नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे? उस मोमेंट में आप लोग पॉज कर लो वीडियो और साथ साथ कॉपी में नोट डाउन भी करते चले जाओ, क्योंकि जैसे आप लोग आगे के वीडियोस देखते जाओगे तो पीछे का चीज छूटते चले जाएगा। तो जो भी बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं कम से कम उतना तो लिखना ही है। और बहुत सारी बातें मैं यहां पर बोल कर निकल जा रहा हूं, उन बातों को अगर आप लोगों को लिखने में तकलीफ हो रही है स्पीड की वजह से, तो यहां पर जो ऑप्शन आ रहा है आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन में, वहां पर वीडियो को स्लो करने का भी ऑप्शन होता है। तो आप लोग वीडियो को स्लो करके मेरे वॉइस को सुनकर लिख भी सकते हो। तो नोट्स तो बनना ही चाहिए बुआ। अब जो है हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इन सारे का मोल पूछ रहा है। इस बार क्या दे रहा है? नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। और दिया हुआ क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? जैसा कि अभी मैंने बताया था कि 18 पीस कॉपी है, तो उससे जोड़ा हम लोग कैसे निकालते हैं? जितनी कॉपी डिवाइडेड बाय एक जोड़ा में जितना होता है। अगर दर्जन निकालने बोले तो जितनी कॉपी डिवाइडेड बाय एक दर्जन में जितना होता है। तो मोल कैसे निकालेंगे? जितनी कॉपी डिवाइडेड बाय एक मोल में जितना कॉपी होता है, यानी कि जितनी कॉपी मतलब नंबर ऑफ कॉपीज डिवाइडेड बाय एक मोल में कितना होता है? 6.022 into 10 power 23। दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज n naught, which is also called Avogadro's constant। तो यहाँ A जो है, A वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है इतना नंबर ऑफ पार्टिकल है, यानी कि इतना मॉलिक्यूल O2 का है, और मोल अपने से पूछा जा रहा है। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल, दैट इज 3.011 into 10 to the power 22, और डिवाइडेड बाय एक मोल में कितना होता है बच्चों? 6.022 into 10 power 23। इसी तरह नंबर ऑफ मोल यहां पर कैसे पूछा जाएगा? एटम दिया हुआ आयरन का और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितना मोल है। तो नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज इक्वल्स टू 1.2044 into 10 to the power 25, और डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23। इसी तरह से यहां पर बच्चों 200 इलेक्ट्रॉन है और आप लोगों से पूछा जाए नंबर ऑफ मोल कितना है, तो 200 डिवाइडेड बाय, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एक मोल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है 6.022 into 10 to the power 23। सिमिलरली पेन के लिए अगर पूछा जाए कि इतना पेन है, कितना पेन है? 6 मिलियन। तो अगर आप लोगों को बच्चों नहीं पता तो मैं यहां पर बता दूं 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 to the power 6। तो 6 मिलियन है तो क्या होगा? 6 into 10 power 6
पेन्स है और वो कितने मोल के बराबर, तो 6 × 10⁶ मींस नंबर ऑफ पेन डिवाइडेड बाय एक मोल में जितना पेन रहता है 61022 × 10⁻23। अगर मान लो ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग मिस कर जाते हो या फिर आप लोगों को याद नहीं रह जाए तो क्या करोगे, यूनिटरी मेथड तो सबको पता है ना भैया, यूनिटरी मेथड से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे, आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, इतना मॉलिक्यूल है और बोल रहा है कितने मोल के बराबर है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सिंस 61022 × 10⁻23 molecules is equals to 1 mole, है कि नहीं, 61022 × 10⁻23 पार्टिकल कोई भी चीज का रहेगा तो वो कितना होगा 1 मोल के बराबर। तो इतना मॉलिक्यूल कितने मोल के बराबर, तो एक मॉलिक्यूल तो हो जाएगा 1/6.022 × 10⁻23, तो इतना मॉलिक्यूल करने का मतलब 3.011 × 10⁻22 molecules will becomes how much, 3.011 × 10⁻23 divided by 6.022 × 10⁻23, यहाँ 22 है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं बिना फॉर्मूला याद किए, और बाद में जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा तो इन चीजों को हम लोग इतनी बार देख चुके रहेंगे कि ये चीजें अपने आप आसान लगते चली जाएगी। अब हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स को किस आधार पर, मास के आधार पर। बच्चों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करो कि उन लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके और उन लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी मोटिवेट करो। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास ऑफ द सब्सटेंस। मैंने बता रखा है आप लोगों को कि कोई भी सब्सटेंस के अमाउंट को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के आधार पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल के आधार पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास के आधार पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वॉल्यूम के आधार पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच का इंटर रिलेशनशिप जस्ट अभी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग किसके इंटर रिलेशनशिप को देख रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल और मास के, कि नंबर ऑफ मोल से हम लोग मास कैसे निकाल सकते हैं, या फिर मास अगर कोई भी सब्सटेंस का दिया गया है तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या बोला जाता है डेफिनेशन, कि 1 मोल ऑफ एनी ऑफ दिस सब्सटेंस विच इज सेम मास एज दैट ऑफ देयर एटॉमिक और मोलर मास। इस चीज को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो एक मोल कोई भी सब्सटेंस जो होगा विच इज सेम मास, उसका वजन उतना ही होगा as that of their atomic और मोलर मास। ये एटॉमिक या फिर मोलर मास का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एलिमेंट रहा तो उसके लिए एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल रहा या कंपाउंड रहा तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, मोलर मास। कहने का मतलब जैसे हम लोग कुछ कुछ एलिमेंट लेते हैं, जैसे कुछ कुछ एलिमेंट लेकर हम आप लोगों को समझा रहे हैं। तो अगर कोई एलिमेंट है और वो है हीलियम, आयरन, कॉपर, जिंक, इस तरह का कोई एलिमेंट है जो कि एटॉमिक फॉर्म में, तो बताओ तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 4 ग्राम। आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है, 56 ग्राम। कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है, 63.5 ग्राम। अगर जिंक का एटॉमिक मास पूछा जाए तो दिस इज इक्वल टू 65.4 ग्राम। तो ये क्या बता रहे हैं यहां पर कि एक मोल कोई भी सब्सटेंस का वजन उतना ही होगा जितना कि उसका एटॉमिक मास होगा इन केस ऑफ एलिमेंट। यानी कि हीलियम का एक मोल जो होगा वो कितने ग्राम के बराबर होगा, 4 ग्राम के बराबर। आयरन का एक मोल जो होगा वो कितने ग्राम के बराबर होगा, 56 ग्राम के बराबर। कॉपर का एक मोल जो होगा वो कितने ग्राम के बराबर, 63.5 ग्राम। या जिंक का एक मोल जो होगा दैट इज इक्वल टू 65.4 ग्राम। यानी कि इतना वजन अगर इन सारे सब्सटेंसेस का होगा तो वो एक्चुअली एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप लोग यहीं से बता दो बेसिक कॉन्सेप्ट, मोल वोल का कोई हायर लेवल का कॉन्सेप्ट अपने को ना आता है ना अपने को जानने की जरूरत है। यहां पर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हीलियम का एक मोल अगर 4 ग्राम के बराबर है तो बताओ तो 10 मोल कितने ग्राम के बराबर होगा, 4 गुना 10 40 ग्राम। अगर पूछा जाए आयरन का एक मोल 56 ग्राम के बराबर होता है तो आधा मोल आयरन जो होगा वो कितने ग्राम के बराबर होगा, 56 का आधा, यानी कि 28 ग्राम। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 127 ग्राम कॉपर है, यहां पर मास ही दे दिया गया, और आप लोगों से पूछा जाए मोल कितना होगा तो चूंकि 63.5 ग्राम एक मोल तो 127 ग्राम जस्ट डबल के बराबर लग रहा है ना, तो यानी कि वो 2 मोल के बराबर होगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 50 मोल जिंक है तो उसका वजन कितना होगा, तो एक मोल जिंक का वजन 65.4 ग्राम होता है, तो 50 मोल का वजन कितना होगा, 65.4 × 50। तो इसी आधार पर अगर हम लोग कोई मॉलिक्यूल के बारे में देखें, यानी कि किसी कंपाउंड के
ये देखें तो वहां पर भी हम लोग मोल को इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं कंपाउंड है ऑक्सीजन, जैसे कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कंपाउंड है C6H12O6 ग्लूकोज, जैसे कंपाउंड है C12H22O11 सुक्रोज है, जैसे कंपाउंड है NH2CO NH2 दैट इज यूरिया। तो ये सारा कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड का एक मोल जो होगा वो किसके बराबर होगा? उसके मोलर मास के बराबर। अगर ऑक्सीजन का मोलर मास 16 गुना 2 32 होता है तो 32 ग्राम ऑक्सीजन दरअसल एक मोल के बराबर होगा। उसी तरह H2SO4 का मोलर मास निकालोगे 1 into 2 plus 32 plus 16 into 4 that is equals to 96 ग्राम 98 ग्राम। तो दैट इज 98 ग्राम इज 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली अगर ग्लूकोज के लिए 12 into 6 plus 12 into 1 plus 16 into 6 अगर आप लोग निकालोगे दैट इज इक्वल टू 180 ग्राम। तो 180 ग्राम ग्लूकोज जो होगा वो एक मोल के बराबर होगा। सिमिलरली अगर सुक्रोज के लिए निकालोगे 12 into 12 plus 22 into 1 plus 11 into 16 that is equals to 342 ग्राम and 342 ग्राम is equals to 1 मोल ऑफ सुक्रोज जो कि चीनी हम लोग बोलते हैं। उसी तरह यूरिया के लिए भी निकालोगे तो मोलर मास 60 ग्राम आता है। तो 60 ग्राम जो यूरिया होगा वो दरअसल एक मोल के बराबर होगा। तो चीजों को हम लोग इस तरह से समझते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल और मास के बीच इंटर रिलेशनशिप क्या होता है कि अगर एलिमेंट रहेगा तो एक मोल उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा और यदि कंपाउंड रहेगा तो उसका एक मोल उसके मोलर मास के बराबर होगा। ऐसा है कि नहीं बच्चों? अब हम लोग देखते हैं कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 10 मोल ऑक्सीजन है, बताओ तो कितने ग्राम के बराबर होगा? एक मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम, तो 10 मोल आप लोग खुद से निकाल सकते हो 320 ग्राम। अगर 50 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है तो बताओ तो वो कितने ग्राम के बराबर होगा? एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड का वजन उसके मोलर मास यानी कि 98 ग्राम के बराबर। तो 50 मोल कितने ग्राम के बराबर होगा? 50 गुना 98। अगर बच्चों आप लोगों को मेरे स्पीड से प्रॉब्लम होता हो, कई बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है, तो मैंने पहले ही बताया कि स्क्रीन पर यहाँ पर एक बटन आ रहा होगा आपके मोबाइल पर, तो वहां पर से आप लोग इस स्पीड को स्लो भी कर सकते हो। ओके, उसी तरह सुक्रोज का एक मोल होता है 342 ग्राम। अगर आप लोगों से पूछे कि आधा मोल चीनी है, चीनी को ही सुक्रोज बोलते हैं, तो उसका वजन कितना होगा? तो 342 डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह यूरिया 60 ग्राम है और आप लोगों से पूछा गया कि 30 ग्राम यूरिया कितने मोल के बराबर? यहाँ उल्टा पूछ लिया, यहाँ के मोल ही पूछ रहा है आप लोगों से। तो 60 ग्राम होता है एक मोल, तो 30 ग्राम कितना होगा? आधा मोल। अगर बोलेगा 120 ग्राम यूरिया कितने मोल के बराबर है, तो 60 ग्राम एक मोल के बराबर, तो 120 ग्राम कितने मोल के बराबर होगा? 2 मोल के बराबर। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर इंटर रिलेशनशिप निकाले नंबर ऑफ मोल और मास के बीच, तो बच्चों क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स जो होता है दैट इज इक्वल्स टू गिवन मास। ओके, गिवन मास को स्मॉल m से दर्शाएं और डिवाइडेड बाय एटॉमिक और मोलर मास, है कि नहीं? यह किसके बराबर होगा? एटॉमिक या फिर मोलर मास के बराबर। तो इस तरह से अगर इधर कट जा रहा है तो जो जो हम लोग बोले वही आप लोग लिख लो देखकर। फिर नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n इज इक्वल टू गिवन मास ब्रैकेट में स्मॉल m डिवाइडेड बाय एटॉमिक या फिर मोलर मास, जिसको कि हम लोग कैपिटल M से यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। और या फिर शॉर्टकट में लिखें तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर या एटॉमिक मास। यहाँ कैपिटल M क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक या मोलर मास, जो कि यहाँ पर से इन्हीं चीजों से आप लोग खुद से भी डिराइव कर सकते हो। और अब हम लोग इन चीजों पर एक दो क्वेश्चन करते हैं। बच्चों, मास और नंबर ऑफ मोल्स के बीच हम लोगों ने इंटर रिलेशनशिप देखा था अभी, और वो इंटर रिलेशनशिप क्या है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है और इस फॉर्मूला को हम लोग हमेशा इस्तेमाल करेंगे। और अगर बच्चों हम लोगों से मास पूछ लिया जाए तो मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स और इनटू मोलर मास। तो इस तरह से हम लोग मोलर मास का इस्तेमाल करके मास निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल से। तो उससे संबंधित यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इन सारे क्वेश्चंस को करके हम लोग इन चीजों को इजी बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2 मोल हाइड्रोजन गैस दिया, तो वाजिब है अगर मास को नंबर ऑफ मोल से रिलेट हम लोग कर रहे हैं तो अपने को मोलर मास की जरूरत होगी और मोलर मास का जानना जरूरी होता है। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम में इन सारे मोलर मास को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में डाटा दिया रहता है। इवन हाइड्रोजन का भी 1 ग्राम दिया हुआ रहेगा एटॉमिक मास। ओके स्टूडेंट, लेकिन अगर यहां पर आप लोग इन सारे एटॉमिक मास और मोलर मास को याद कर जाते हो, जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को याद करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, तो
आप लोगों की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आप लोग तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस वजह से इन चीजों को हम तो याद कर लेते हैं, आप लोग चाहो तो खुद भी याद कर सकते हो। जैसे कि 2 मोल हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस के लिए मोलर मास कितना होगा, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 है तो 2 ग्राम। ये जो मोलर मास H2 गैस का 2 ग्राम आया, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि 1 मोल हाइड्रोजन का वजन 2 ग्राम है। तो बताओ तो 2 मोल हाइड्रोजन का वजन बच्चों कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 बराबर 4 ग्राम। या फिर हम लोग मास जो है इस तरह से यहां से भी निकाल सकते थे, कैसे निकाल सकते थे, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल अपने को कितना दिया हुआ है 2 और गुना मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है 2, तो 2 दूनी 4 ग्राम। इसी तरह से आयरन के केस में आयरन का एटॉमिक मास अपने को पता है 56 ग्राम। तो बताओ तो मास क्या होगा, तो 1 मोल आयरन का वजन 56 ग्राम, तो पूछा जा रहा है 5 मोल, तो क्या होगा 5 गुना 56 ग्राम। ओके स्टूडेंट, इसी को यहां पर फॉर्मूला से भी हम लोग बना सकते हैं, नंबर ऑफ मोल गुना मोलर मास। या तो नंबर ऑफ मोल यहां पर 5 दिया है और एटॉमिक मास 56 दिया है, तो सिंपली हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। HNO3 का मोलर मास निकालोगे तो हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन का 16, 3 जा 48, तो इन तीनों को जोड़ने पर ये 63 ग्राम आ जाता है, यानी कि मोलर मास HNO3 का 63 ग्राम है। तो अब अगर आप लोगों को मास निकालना हो तो क्या करोगे, 0.6 और इंटू 63, तो इतना ग्राम हो गया। इसको फॉर्मूला से भी निकालोगे, नंबर ऑफ मोल दैट इज 0.6 इंटू मोलर मास दैट इज 63। ओके, अब अगर CO2 की बात करें तो इतना मोल CO2 दिया और उसका वजन पूछ रहा है। CO2 का मोलर मास आप लोग निकालोगे तो कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16, 2 जा 32, तो इन दोनों को जोड़ने पर ये 44 ग्राम आ जाता है। तो इस आधार पर मास हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर 5 और इंटू मोलर मास दैट इज गिवन 44 ग्राम। तो ये इस तरह से हम लोग मास निकाल सकते हैं, इतना मोल कार्बन डाइऑक्साइड का। तो फॉर्मूला से भी निकालो या फिर सीधे निकालो, हम तो ऐसे ही याद रख लेते हैं कि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस का वजन उसके एटॉमिक या मोलर मास के बराबर होता है। तो जितना मोल दे रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो उतने मोल से हम लोग उसके एटॉमिक या मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल, अगर आप लोगों को मास दिया हुआ है। तो आप लोग सोचो कि अगर मास दिया है तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास तो अपने को दिया हुआ है, मोलर मास जो होता है वो अपने को पता होना चाहिए। तो मोलर मास C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का जो है ये 180 ग्राम होता है। आप लोग जोड़कर भी निकाल सकते हैं, 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 180 ग्राम। अब आप लोग बताओ कि नंबर ऑफ मोल चूंकि होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, मास दिया हुआ है 60 और मोलर मास बच्चों कितना दिया हुआ है 180, दैट इज 1/3 मोल। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या फिर यूनिटरी मेथड, तो यूनिवर्सल मेथड। यूनिटरी मेथड क्या बोलते हैं आप लोग देखो और सोचो कि अगर मोलर मास 160 ग्राम है किसका, ग्लूकोज का, तो आप लोग बताओ कि 1 मोल ग्लूकोज का वजन कितना ग्राम होता है, 160 ग्राम, यानी कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वर्सेस 1 मोल। ओके, तो 180 ग्राम चूंकि 1 मोल के बराबर है, तो 1 ग्राम कितने मोल के बराबर होगा, 1/180 मोल के बराबर। तो यहाँ क्वेश्चन में 60 ग्राम पूछा है, तो 60 ग्राम कितने मोल के बराबर होगा, 60/180 मोल। यानी कि कोई भी फॉर्मूला अगर आप लोग मिस करते हो तो यूनिवर्सल मेथड यानी कि यूनिटरी मेथड से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर फॉर्मूला मिस किए तो। ऐसे यहाँ पर बताओ, ये एसिटिक एसिड है, विनेगर वगैरह में पाया जाता है, CH3COOH, तो इसका मोलर मास अगर आप लोग निकालोगे ना तो ये 60 ग्राम होता है। कैसे निकालोगे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 3, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 1, तो ये 60 ग्राम होता है, यानी 60 ग्राम 1 मोल का वजन है। तो यहाँ पर पूछा 0.5 ग्राम कितने मोल के बराबर होगा, तो नंबर ऑफ मोल जितना वजन यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाय 1 मोल का वजन यानी कि 60, जितना भी हो जाए ये मोल के बराबर। इसी तरह यहाँ पर मोलर मास NH3 यानी कि अमोनिया गैस का क्या होगा, 14 + 3 दैट इज 17 ग्राम। तो इस आधार पर नंबर ऑफ मोल हम लोग निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज इक्वल टू 17। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। यहाँ पर मोलर मास Na2SO4 का होता है 23 2 प्लस 32 और प्लस 16 4 जा, ये सबको जोड़ोगे तो 142 ग्राम आएगा। तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर मास जो है ये हमेशा ग्राम में होना चाहिए, या फिर मोल से भी हम लोग मास निकालते हैं, दैट वन इज इन ग्राम। तो यहाँ अगर क्वेश्चन में किलोग्राम है तो इसे ग्राम में तब्दील करना जरूरी होता है। देखो गौर से, यहाँ पर 20 किलोग्राम दिया है तो मिस नहीं करना है। तो 20 किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलोगे तो दैट इज 20 इंटू 1000 ग्राम हो जाएगा।
और डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज इक्वल टू 142। तो इस तरह से हम लोग मोल निकाल सकते हैं इस वाले से। अब हम लोग तीसरा हिस्सा देखते हैं। तीसरे हिस्से में हम लोग क्या जानेंगे कि किस तरह से नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम से डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने हेडिंग में आप लोगों को लिख रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्या गैस, यानी कि यहाँ पर जो वॉल्यूम टर्म हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इन चीजों को जानने के पहले, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम के बीच इंटर रिलेशनशिप को जानने के पहले हम लोग जानते हैं एक दो शब्द, और वो शब्द क्या होता है, एनटीपी या फिर एसटीपी। याद रखना बच्चों, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एक ही बात होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है जो कि जब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर मैं डिटेक्टिव मैनर में इन चीजों को समझाऊंगा। अभी बस आप लोग जानो कि नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन, और नॉर्मल प्रेशर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 एटीएम, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि सामान्य ताप और सामान्य दाब, सामान्य ताप मतलब 273 केल्विन, सामान्य दाब मतलब 1 एटीएम। और इस परिस्थिति में एनटीपी पर, यानी कि इस परिस्थिति में कोई भी गैस एनी ऑफ द गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एनटीपी, यानी कि एक मोल कोई भी गैस रहेगा। यहां पर कोई भी गैस को स्ट्रेसफुली इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन में NH3 दिया है, O2 दिया है, H2 दिया है, तो आप लोग दिमाग में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करोगे, कोई भी गैस रहेगा। ये कैसे होता है, एवोगाड्रोस लॉ का कॉन्सेप्ट है, ये सब कुछ हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में डिटेक्टिव मैनर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जानो कि एक मोल एनी ऑफ द गैस क्या होता है, एक मोल कोई भी गैस ऑक्यूपाई कितना जगह छेकता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम, जिसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, स्टैंडर्ड, STANDERD, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। ओके, ये 22 लीटर जो 22.4 लीटर, इसे स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। और ये कब, एट एनटीपी, ये कंडीशन प्रोवाइडेड होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर जैसे बदला तो बात बदल जाएगा। यानी कि टेम्परेचर प्रेशर इतना ही रहना चाहिए। कोई भी गैस है, ये गैस है, मान लो 1 मोल गैस है, ठीक है, तो 1 मोल ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई भी गैस हो, तो अगर एनटीपी पर, यानी कि इस कंडीशन में हम लोग उसके वॉल्यूम को मेजर करेंगे तो वो हमेशा 22.4 लीटर के बराबर आएगा, और उसे ही हम लोग नाम देते हैं स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। और इसलिए हम लोग यहां पर एक टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज V नॉट। V नॉट इज व्हाट, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, एंड दैट इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। और ये है क्या, जैसे कि 1 मोल O2 है, ठीक है, या फिर 1 मोल CO2 है, या फिर 1 मोल अमोनिया है, या फिर 1 मोल कोई एटॉमिक गैस जैसे हीलियम है, कोई भी रहना चाहिए लेकिन गैस होना चाहिए। ये हमेशा कितना जगह छेकेगा, 22.4 लीटर। लेकिन कब, एट एनटीपी या फिर एसटीपी पर। कंडीशन बदला तो चीज बदल जाएगा। तो अलग अलग कंडीशन पर भी हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल जो बनता है वो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में चला जाता है। यहां पर जो आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, यहां पर ज्यादा एक्सप्लेनेटरी मोड में नहीं रहेगा, वो हमेशा एनटीपी पर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तभी हम लोग अपने आप को लिमिट करते हैं एनटीपी या एसटीपी पर। ओके स्टूडेंट, तो अगर 1 मोल कोई भी गैस 22.4 लीटर जगह छेकता है तो आप लोग क्वेश्चन नहीं बना पाओगे कि 2 मोल ऑक्सीजन गैस कितना जगह छेकेगा, तो इतना गुना 2। 5 मोल ऑक्सीजन गैस कितना जगह छेकेगा, 5 गुना इतना। आधा मोल ऑक्सीजन जगह कितना जगह छेकेगा, आधा गुना इतना। इसी तरह से अगर वॉल्यूम आप लोगों को दिया हुआ रहे और पूछा जाए कि कितना मोल गैस है, तो कैसे निकालोगे, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। ओके, तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला एस्टैब्लिश कर देते हैं नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ द गैस पर। तो नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n विल बिकम्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस, जिसे हम लोग कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, जिसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, V नॉट से, एंड दैट इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। लेकिन यहां जो है गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये जो होना चाहिए इन लीटर, क्या चीज में होना चाहिए, इन लीटर एट एनटीपी,
यानी कि किस परिस्थिति में ये वाला होना चाहिए गैस का वॉल्यूम, एनटीपी पर, मतलब गैस का जो वॉल्यूम हम लोग यहाँ फॉर्मूला में यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि किसी भी कंडीशन में, इस पर्टिकुलर कंडीशन में रहेगा तो ही हम लोग यूज कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू V बाय V नॉट। बाकी चीजें तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि नंबर ऑफ मोल क्या है, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एनटीपी, और V नॉट मतलब स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस मिलीलीटर में रहेगा तो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम भी हम लोग मिलीलीटर में रख लेंगे, ये कितना हो जाएगा 22,400 मिलीलीटर। तो इस तरह से भी हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पर अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस पूछा जाए और नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इनटू स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बार बार स्ट्रेसफुली मैं बोल रहा हूं कि फॉर्मूला पर बिल्कुल मत जाना, यहाँ पर इन चीजों को समझ समझ के क्वेश्चन बनाना है। अब एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले वो दो फॉर्मूला की बात कर लेते हैं जिस फॉर्मूला का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम के बीच इंटर रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए। वो क्या था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम क्वेश्चन में पूछा जाए तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इनटू स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, ये होता है 22.4 लीटर। लेकिन बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ पर चीजों को समझकर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग गैस एट एनटीपी। इन सारे गैस की वॉल्यूम चाहिए एनटीपी पर। जैसे कि 2 मोल ऑक्सीजन गैस है, तो कोई भी गैस रहे तो 1 मोल कितना जगह छेकता है बच्चों, 22.4 लीटर। तो 2 मोल ऑक्सीजन गैस है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 2 गुना 22.4 लीटर, है कि नहीं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 6 मोल अमोनिया गैस एट एनटीपी, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 6 गुंटू 22.4 लीटर, इज इट और नॉट। इसी तरह से क्वेश्चन में अगर बोला जाए 0.5 मोल CO2 एट एनटीपी, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू CO2 का मोलर, कोई भी अंतर नहीं होता है, CO2 रहे, NH3 रहे या फिर O2 रहे। ओके, तो यानी कि जितना मोल दिया है उसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा उस गैस का। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से यहां पर पूछा जाए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, तो यहां कैसे बनाओगे, तो अगर आप लोगों को वॉल्यूम दिया हुआ है एनटीपी पर, अगर एनटीपी नहीं दिया रहता तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तो 6 लीटर दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4, तो इतना हो जाएगा बच्चों मोल। यहां पर इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, 5 लीटर दिया हुआ है तो गिवन वॉल्यूम इज 5 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम दैट इज 22.4 मोल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग मोल निकाल लेते हैं। यहां पर नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा बच्चों, 10 लीटर है तो 10 डिवाइडेड बाय 22.4 मोल। इस तरह से हम लोग मोल को निकाल सकते हैं। अगर ये सारे फॉर्मूलाज स्किप कर जा रहे हैं दिमाग से तो यूनिटरी मेथड से भी क्वेश्चन बना सकते हो। यूनिटरी मेथड से कैसे बना सकते हैं कि जैसे हम लोगों को पता है 22.4 लीटर जो वॉल्यूम होता है वो कितने मोल के बराबर होता है बच्चों, 1 मोल के बराबर। तो बताओ तो 1 लीटर कोई भी गैस रहेगा तो कितने मोल के बराबर, 1 डिवाइडेड बाय 22.4 मोल के बराबर। तो अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है 6 लीटर ऑक्सीजन गैस कितने मोल के बराबर, तो कैसे बनाओगे, 6 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 22.4 मोल। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं जो कि सेम रिजल्ट देगा चाहे तुम फॉर्मूला से बना रहे हो या फिर यूनिटरी मेथड से बना रहे हो। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने जाना कि नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं, अलग अलग तरह के मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अब उन्हीं चीजों को समराइज करके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को दरअसल हम लोग SI यूनिट के रूप में मेजर करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। उसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रूप में, मास के रूप में और वॉल्यूम ऑफ गैस के रूप में। ये वाला टर्म स्पेसिफिक है सिर्फ गैस के लिए और यहाँ पर भी हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ एनटीपी या एसटीपी पर। वैसे हम लोग और भी कंडीशन में निकाल सकते हैं लेकिन उन सारे फॉर्मूलाज या टर्म्स को हम लोगों को देखना है स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में। ओके, अभी हम लोग इन चारों को देखते हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ मोल्स के बीच इंटर रिलेशनशिप चाहिए तो क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट। ओके, तो ये इंटर रिलेशनशिप होता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, वो क्या, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल आपको नंबर ऑफ मोल से निकालना हो तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट। इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम के बीच अगर आप लोगों को इंटर रिलेशनशिप लिखना है तो क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। और स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम कितना होता था, 22.4 लीटर के बराबर। इसी तरह से वॉल्यूम अगर निकालना हो नंबर ऑफ
मोल अगर आप लोगों को दिया हुआ है तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल गुना स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ओके, सिमिलरली हम लोग मास को निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल से, या नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल सकते हैं किसके अनुसार, मास के अनुसार। तो नंबर ऑफ मोल मास के अनुसार निकालेंगे तो क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, या फिर मास निकालना हो तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आप लोग गलती नहीं करोगे, कॉपी नहीं लिखने वाली गलती, तो कॉपी साथ साथ आप लोगों को लिखते चले जाना है। कलर्ड पेन इस्तेमाल करना है, कलर्ड पेन, और अच्छे से कॉपी नोट डाउन करने इसलिए बोलते हैं कि भविष्य में अगर अभी आप लोग नहीं पढ़ रहे हो और भविष्य में आप लोगों को पढ़ने की इच्छा जागृत हो जाए तो तभी ना आप लोग पढ़ोगे कॉपी से, जब कॉपी अच्छी बनेगी। अगर कॉपी अच्छी नहीं बनेगी तो आप लोग पढ़ोगे कहां से। तो करना क्या है, इन चीजों को अच्छे से नोट डाउन करना है, और अगर हो सके तो जैसे लेक्चर कंप्लीट होता है तो एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग कॉपी से रिवाइज भी कर लो। बहुत सारे चीजें जो बोर्ड पर दिख रही हैं उसे पॉज करके भी आप लोग लिख सकते हो, और जो मैं बोल रहा हूं उन चीजों को आप लोग लिख सकते हो वीडियो को स्लो करके फ्रॉम द बटन राइट हियर प्रेजेंट ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। अगले लेक्चर में बच्चों मैं असाइनमेंट करवाऊंगा और आरसी मुखर्जी के क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क के रूप में मिल जाएगा। इसके साथ साथ, क्योंकि यहां पर जो मूल कॉन्सेप्ट है इसमें मैं बहुत ज्यादा समय लेने वाला हूं, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था कि इसे हम लोग मैक्सिमम लेवल तक जाएंगे और देखेंगे, तो वाजिब है जब मैक्सिमम लेवल तक देखना हो तो समय तो लगता ही है। तो आप लोग मेरे साथ साथ क्या करोगे, मूल कॉन्सेप्ट का तो जो काम मैं करवाऊंगा वो तो आप लोग करते चले जाओगे, जो भी होमवर्क या जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी जानकारी मिलनी है वो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मैं कन्वे करूंगा। और साथ साथ मैं ये बोल रहा था आप लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर भी करना है, क्योंकि वहां पर शुरुआत में बहुत सारा न्यूमेरिकल नहीं बनता है, वहां पर ज्यादातर थ्योरेटिकल टर्म है। तो करोगे क्या, आप लोग हर एक वीडियो को एक दिन में एक वीडियो, जो पहला लेक्चर है वो पहले दिन करोगे, यानी कि आज ही हो सके तो आज कर लो, या फिर मुझे कल से शुरुआत करो। और उसका नोट्स जो है आप लोगों को वीडियो देखकर नहीं लिखना है, जहां तक लेक्चर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसका नोट्स मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। तो करना क्या है, वीडियो देखा आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और उसके बाद जो आप लोगों को नोट्स मैंने पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है उसे आप लोग फेयर कॉपी में खुद से फेयर करोगे। ऐसा नहीं कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही रह जाए, कॉपी में खुद से नोट डाउन करने से बेनिफिट ये होता है कि वो चीजें जब आप लोग लिखते हो तो वो एक तरह से रिवाइज हो जाता है और आपके दिमाग में वो स्ट्राइक करके स्टोर भी होते चले जाता है। तो बच्चों हम लोगों को करना क्या है, दो चैप्टर साथ साथ करना है, बहुत ज्यादा मेहनत करना है, मेहनत में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट होना ही होना है, चाहे आईआईटी जेईई में हो या मैं बायो वाले स्टूडेंट हो तो मेडिकल में होना है, अगर मेरा काम साथ साथ करते जा रहे हो तो। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। वीडियो को पसंद आए तो लाइक तो कर ही देना, लोगों को भी सब्सक्राइब भी करने के लिए आप लोग बोलो, और बाय बाय।